नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू राणा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मॉडल पेपर हो जाता है वो मॉडल पेपर 2 हो जाता है। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो जाएगी? राम सिंह यादव की श्री कृष्ण पब्लिकेशन बुक से मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आर्मी जीडी वाले, आर्मी नर्सिंग वाले सभी के लिए आपका यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जीडी वालों के लिए। ठीक है, और ये हमारा जो मॉडल पेपर, यहाँ पे तो मॉडल पेपर सेकंड दे रखा है, मगर आपके लिए मैंने 4 प्रोवाइड कर रखे हैं। ये 5 में मॉडल पेपर आता है। नहीं देखे हैं बाकी तो प्ले लिस्ट में आकर देख लिया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। ठीक है, दोनों में जाकर देख सकते हैं। तो भी देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा हमारा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर कितना होता है, 50 क्वेश्चन का मार्क्स होता है। कितना होता है? 50 क्वेश्चन का होता है, 100 मार्क्स का होता है, 1 आवर इसका समय होता है। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? सामान्य ज्ञान, हिंद सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं, और आपका क्या हो जाता है? साइंस से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और क्या होता है आपका? मैथ्स होता है। तो टोटल कितने होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं। सभी के सभी हम कवर करेंगे। देखते हैं भाई, फटाफट आगे बढ़ते हैं। मैथ का होता है लास्ट में होता है, तो लास्ट में उसे कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से पूछा गया, कह रहा है भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला कहाँ है? तो भाई कहाँ है मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला? तो ये कहाँ पे हो जाएगी? आपकी पुणे में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबड़ उत्पादक वाला देश है? तो रबड़ उत्पादक देश वाला कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा आपका? बताएगा यहाँ पर कौन सा? ब्राजील की बात करें, ब्राजील में क्या होता है? कॉफी होता है ब्राजील में, है ना। ब्राजील में आपका कौन सा हो जाता है? कॉफी हो जाता है। यही बात करते हैं तो कौन सा होगा? मलेशिया हो जाएगा। जैसे कि आप क्या लिखते हैं ना पेंसिल से, फिर रगड़ रगड़ के मिटाते हैं, रगड़ रगड़ के मल मल के मिटाते हैं, ऐसे मल मल के, तो मलेशिया हो जाएगा। इस प्रकार से याद हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आपको बताए कितने करता है भी? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना। ये तो राज्यसभा की बात होगी। अगर यूं बात कर देता लोकसभा में कितना करता है? लोकसभा में, है ना, तो लोकसभा में कितना करता है? तो आपको पता है 2 को लोकसभा में करता है। राज्यसभा में कितना करता है? 12। लोकसभा में कितना करता है? 2 करता है। अनुच्छेद किसके अनुसार करता है? अनुच्छेद 80 के अनुसार करता है। कौन से अनुच्छेद आपका हो जाता है जिसके अनुसार इसको शक्ति दी गई है संविधान के अंदर? वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भाई ये है लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में कितना करेगा? 2 करेगा, और राज्यसभा में कितने करेगा? 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं यहीं पर वर्तमान में हमारे लोकसभा की क्या क्या चीज़ यहाँ पर रिजर्व होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा की ओर चलते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक है, राज्यसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा अगर वर्तमान की बात करूँ तो कितने हैं? वर्तमान में हो जाएंगे तुम्हारे 245 हो जाएंगे। टोटल कितने होते हैं? टोटल की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? टोटल की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल कितने होते हैं? तो टोटल की अगर बात करता हूँ, टोटल हैं आपके 250 हैं। कितने हैं टोटल? टोटल सीटें कितनी है? 250 है, जिसमें से इसमें वर्तमान की बात करूँ तो कितने हैं? 245 यहाँ पर सदस्य हैं। ठीक है, यही बात करते हैं राज्यसभा की। देख ली तो लोकसभा भी हमें देखना चाहिए ना, तो हमें लोकसभा के बारे में ज्ञात होना चाहिए। तो लोकसभा को देखते हैं। ठीक है, लोकसभा को देखते हैं। फिर लोकसभा में कितने होते हैं? लोकसभा में होते हैं आपके 552 होते हैं। कितने होते हैं? 552 आपकी सीटें देखते हैं। अगर वर्तमान की बात करूँ, वर्तमान में कितने लोग हैं इस समय, है ना, वर्तमान की बात में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे तुम्हारे 545 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 500। ठीक है, 545 लोग हो जाएंगे। 545 लोग इस समय वर्तमान में हैं। तो ये आपकी हो जाती है। और दोनों के जो हमारे जो लोग 2 लोग लोकसभा में और राज्यसभा में 12 लोग चुने जाते हैं, ये किसके अनुसार चुने जाते हैं? अनुच्छेद 80 के अनुसार चुने जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं उठा के देगा, यही क्वेश्चन उठा के देता है बार बार। याद कर लो सबके लिए। लोकसभा में कितनी होती है रिजर्व? टोटल की बात में कितनी है? 552 है। वर्तमान की बात में, वर्तमान में कितने हैं इस समय? इस समय की बात करता हूँ, कितने हैं? 545 हैं वर्तमान में। राज्यसभा में कितने हो जाएंगे? राज्यसभा में टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 250। और इसमें वर्तमान की बात में, वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं। ठीक है, इसमें राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 लोगों करता है मनोनीत, यही करता है। राज्यसभा में कितने, लोकसभा में कितने करता है? 2 लोग करता है। अनुच्छेद कौन सा होता है? अनुच्छेद 80 के अनुसार ये करता है। सबको देख लिया, अगले बढ़ते हैं फिर। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से बाहर। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति देख लिया हमने, अगले बढ़ते हैं। कह रहा है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये देखिएगा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये आपकी बछेंद्र पाल हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? बछेंद्र पाल हो जाएंगी। यही बात करें, 2 बार चढ़ने वाला, है ना, 2 बार चढ़ने वाला, उसे संतोष ही ना हुआ, एक बार में 2 बार चढ़ा तो कौन हो जाएगा? संतोष ना हुआ उन्हें, है ना, उन्हें संतोष ही ना हुआ। एक बार तो चढ़ा, अरे मैं फिर चढ़ूंगा, संतोष मुझे ना हो रहा, मैं चढ़ूंगा। तो उन्हें क्या करी? ले भी 2 बार चढ़ जा, तो संतोष यादव बन गए। दूसरे 2 बार चढ़े थे। ठीक है, 2 बार कौन चढ़े थे? इन्हें संतोष ही ना हुआ, 2 बार चढ़ गए फिर ये। ठीक है, अगले बढ़ो। ट्रिक के अनुसार याद करा रहा हूँ सारी सारा। गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? क्या कह रहा है ये? गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? तो कब हुआ था? गोवा हुआ था। गोवा की बात करूँ, अधिकार किसने किया था? पहली बात तो ये बताओ तुम, गोवा पर अधिकार किसने किया था? तो पुर्तगाली के। क्यों? यूरोप आए थे, यूरोप के, कहाँ के आए थे? यूरोपीय आए थे।
यूरोपीय, जैसे कि पुर्तगाल कह सकते हैं। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे, और पुर्तगालों ने ही अधिकार किया था किस पर? गोवा पर। कब ये आज़ाद कब हुआ था? ये 1961 में हुआ था। सबसे पहले आए थे यूरोपीय और सबसे बाद में गए थे। कैसे आए थे? तो आपको पता है वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा। यहाँ लग दूँ, ठीक है। वास्को डी गामा आया था, पता है ना वास्को डी गामा। वास्को डी गामा बहुत बार एग्जाम में आता है, वास्को डी गामा कहाँ आया था? तो वास्को डी गामा आया था, कब आया था? 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कहाँ आया था? कालीकट पे आया था, केरल में, है ना। कालीकट में कहाँ आया था? केरल के बंदरगाह पे आया था, कालीकट के। ये 3 बार आया था, 3 बार। एक तो आया था 1948 में, एक आया था 1502 में, है ना। एक आया था 1502 में, और एक कब आया था? 1524 में आया था। ये आपके 3 हो जाएंगे। वास्को डी गामा पहली बार कब आया था? 1498 में। दूसरी बार कब आया था? 1502 में। तीसरी बार कब आया था? 1524 में आया था। कालीकट पे आया था, ध्यान रखना। पहली बार कहाँ आया था? कालीकट में आया था। यही बात करते हैं कौन? यूरोपीय। यूरोपीय आए थे। ये क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि यूरोपियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, है ना। यूरोपीय मतलब पुर्तगाली, या फिर यूरोप लिख देते हैं सीधे, है ना। यूरोपियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो आपको पता है कहाँ की थी? कोचीन में की थी। कहाँ की थी? कोचीन में की थी। कब की थी? 1502 में की थी। ये वाला ये 1502 में की थी, ठीक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरी बार आए थे तो उन्होंने कहाँ फैक्ट्री लगा दी। तो इस प्रकार से कहा जाएगा 1502 में क्या लगाई थी? कोचीन में फैक्ट्री लगा दी थी। हो गया याद? हो गया सारा की सारा। इतना क्वेश्चन पूछेगा, पुर्तगाली से पूछेगा तो ठीक है, सब रिलेटेड कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? सॉरी, गोवा आज़ाद दिवस कब मनाते हैं? 30 को मनाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? तो पता है कौन थी? हैं, बताओ। बिल्कुल, तो जानते हो आज की विश्व सुंदरी कौन है? फटे पुराने कपड़े पहन ले, इधर चिरा हुआ हो, इधर से चिरा हुआ हो, इधर से चिरा हुआ हो, और क्या बन जाए वो बन जाए विश्व सुंदरी, है ना। तो यहाँ पर देखो फारिया, ध्यान रखना कि इधर से फाड़ लिया, इधर से फाड़ लिया, और कौन बन गई? वो बन गई भाई विश्व सुंदरी। तो कौन हो जाएंगी? फारिया हो जाएंगी, ठीक है। याद बना दी, ट्रक बना दी मैंने, याद कर ली तुमने। अच्छे, बात करो अगले। कह रहे हैं यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत पूछता है कि बैंकों से बहुत पूछता है, ठीक है। सबको याद करा दूंगा अगले चल के जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। तो बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है कब हुई थी? 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में क्या हुई थी? आपकी रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगर बात करूं इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो 25वें नंबर के हैं। कौन से 25वें नंबर के कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत, इस समय वर्तमान की बात कर रहा हूं, शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास इसके अध्यक्ष हैं। और कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। गवर्नर कहें ऐसा, ठीक है। बिल्कुल, शक्तिकांत दास होंगे, 25वें नंबर के हो जाएंगे। अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं, तो मैं तो इतना टाइम ले रहा हूं मैं, 1 घंटे फिर भी कर दूंगा, निपटा दूंगा सारा ही सारा। अगले बढ़ो। सन 1914 का कॉमनवेल्थ गेम्स, ये भी पुराना है ना, पुरानी बुक है ये, तो पुरानी बुक करा रहा हूँ, नई बुक और लेके आऊँगा, उसको भी करवा दूंगा रिवीजन, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, इसे छोड़ो। कह रहे देखो नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है? नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है? करंट अभी पढ़ाऊंगा सारा की सारा तुम्हारे लिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ना छोड़ेंगे, करंट भी सब फंसेगा। राफेल कब आए थे, कहाँ से आए थे, रूस से आए थे, कितने आए थे, 36 आए थे, सबको देख लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। कौन सी मिसाल कहाँ से आई है, किससे मिसाल ले रहे हैं, है ना, सब कुछ देख लेंगे। तरफ से कह रहा है नेहरू गोल्ड कप संबंधित है, तो पता ही है हॉकी से, है ना, नेहरू हॉकी से हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। अगले देखो, है ना, अगले देखो कहते हैं नहर कैसी आ गई भी, हॉक के आ गई नहर, है ना, बहुत पानी आया उसमें, तो हॉकी हो जाएगी इस प्रकार से। अगले बढ़ो। कह रहा है कालिदास पुरस्कार संबंधित है। कालिदास पुरस्कार किसे देते हैं? तो कालिदास पता ही है तुम्हें, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना, तो कला और अभिनय के क्षेत्र में दे देंगे, साहित्य के क्षेत्र में ना देंगे, ठीक है। कालिदास की बात हुई, कालिदास पुरस्कार कैसे देंगे? कला और अभिनय के क्षेत्र में दे देंगे। कौन सा? कालिदास पुरस्कार, ठीक है, बस याद रखना इतना, ठीक है। क्योंकि कालिदास पुरस्कार तो 8 पुरस्कार हैं, जिसमें कालिदास पुरस्कार तो साहित्य में है ही ना, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट कह रहा है सुबह, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार, सही है। मगर यहाँ पे कह रहा है परास्त किसे किया था, तो ये हो जाएगा सेल्यूकस को परास्त किया था। किसे किया था भाई? सेल्यूकस को परास्त किया था। मैंने किसी दूसरे बंदे की बुक ली है, ठीक है, बस ये आपको लगा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ भाई, पूछते ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर जमैका की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन मुझे लगा हुए लग रहे हैं यहाँ पर पहले वाले में, ठीक है, अगले ना मिलेंगे देखने के लिए। तो कौन सी जाएगी? किंगस्टन हो जाएगी। कौन सी जाएगी? किंगस्ट हो जाएगी, किंगस्ट, ठीक है। अगले बढ़ो, किंगस्टन हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अगले बढ़ते हैं, कह रहा है कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है?
कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? तो तुम्हें पता है कौन सा है ना। सबसे देखो, ये तो हो गया तुम्हारा सूर्य हो गया है ना, ये तो क्या हो जाएगा सूर्य। इसके पास में कौन पड़ता है? यो वाला बुध पड़ा है, छोटा वाला, छोटा वाला क्या पड़ा है? बुध पड़ा है। उसके बाद कौन सा पड़ता है? ये पड़ता है शुक्र। ये कौन सा पड़ा है? शुक्र पड़ा है। इसी के बराबर होता है, इसी के बराबर कौन होती है? हमारी पृथ्वी होती है तीसरे नंबर पे। कौन हो जाती है? पृथ्वी आती है। उसके बाद कौन सा जाएगा? ये होगा थोड़ा सा बड़ा इससे, ठीक है। फिर कौन सा बन जाएगा? ये मंगल हो जाएगी, मंगल, ठीक है। ये हो जाएगा मंगल वाला। इससे बड़ा कौन सा होता है? फिर बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा, है ना। ये हो जाएगा बृहस्पति, क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा। फिर इससे छोटा कौन सा हो? यहाँ पर हो इतना बड़ा, ये कौन हो? शनि हो। इससे बड़ा ना हो, इससे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो, छोटा, ठीक है। इन दोनों पृथ्वी से और शुक्र थोड़ा छोटा होता है। कौन सा? शनि होता है। ये कौन सा होता है? शनि। इससे बाद में कौन आएंगे? यो अरुण हो जाएगा, यो अरुण हो जाएगा, और यो कौन हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। यू कौन हो जाएगा? वरुण। सीरीज वाई लगा दी है मैंने, देखो, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, है ना, मंगल हो गया, यो मंगल गरम वाला लाल लाल हो है ना, बिल्कुल सही है। बृहस्पति है, यो कौन है? शनि है, ये कौन है? अरुण है, ये कौन है? वरुण है। सबको सीरीज वाई देख लिया, बिल्कुल। ग्रह बता दूं, उपग्रह बता दूं इनके, तो इसका एक भी उपग्रह नहीं होता, इसका भी एक भी नहीं होता, इसका एक होता है, इसके दो होते हैं, इसके कौन से होते हैं? 63 हुए इसके। बृहस्पति कितने हुए? 63। इसके कितने होते हैं? इसके कितने होते हैं? इसके होते हैं 31 उपग्रह होते हैं। उपग्रह की बात कर रहे हैं, चंद्रमा अपना उपग्रह है, ऐसे उपग्रह। पृथ्वी के कितने हुए? एक उपग्रह हुए, पता ही है, चंद्रमा होता है। मंगल के 2 हुए हैं, और बृहस्पति के कितने हुए? 34 हुए हैं। और शनि के कितने हुए? 31 हुए हैं। और अरुण के कितने होते हैं? अरुण को तो पता है ना, अरुण कितने होते हैं? अरुण के होते हैं यार, अरुण का कन्फर्म ना है कितने हुए हैं अरुण का। अरुण के कितने होते हैं? अरुण को छोड़ो, ठीक है। और बड़ों के कितने होते हैं? बड़ों के 8 होते हैं, क्योंकि 8वें नंबर पे है, तो बड़ों के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसका कंफर्म नहीं रहा, वो ध्यान नहीं रहा, ठीक है। देखो, ये हो जाएंगे तुम्हारे सीरीज वाई, ठीक है। सही है, हो गया ना। सबसे भारी कौन सा? सबसे बड़ा होगा, सबसे भारी भारी हो जाएगा। हल्का कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इसका और पूछते हैं कि 88 दिन में ये चक्कर मारा है सूर्य का, ध्यान रखना। ये कितने दिन में मारा है? 28 दिन में, है ना, 88 दिन में, सॉरी 28 दिन में क्या मारा है? चक्कर मारा है ये, ठीक है। हो गया ना कंफर्म सारा के सारा। बस इतना ही पूछेगा, तो यहाँ से सब याद कर लियो। यहाँ पे क्या पूछ रखा है? देखो, यहाँ पूछ रखा है कि कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान। बताया ना, बुध आ जाएगा, फिर आ जाएगा शुक्र, और उसी के बराबर कौन हो जाएगा? उसी के बराबर हो जाएगा पृथ्वी। तो बिल्कुल सही है, शुक्र हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बनाता है, कह रहा है ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा अभी बताया, ऊपर मैंने बताया ना, ब्राजील आया था, तो कॉफी हो जाएगा सबसे बड़ा, है ना, कॉफी हो जाएगा। और वही ब्राजील में चीनी भी हो, चीनी भी सबसे नंबर 1 पे है ब्राजील में, है ना। ब्राजील में चीनी भी नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर अपना भारत है चीनी में, है ना। दूसरे नंबर पर कौन सा? अपना भारत है चीनी उत्पादक में। तो भाई कॉफी में भी और चीनी में भी, दोनों में है, इसका ऑप्शन ही गलत दे रखा है, ठीक है। ये दोनों में कौन है? ब्राजील नंबर 1 पे है। अगर गेहूं की बात करें तो कौन है? चीन है, गेहूं पे चीन है। दूसरे नंबर अपने भारत हो जाएगा, दूसरे में भारत है। यो बात करें, देखो चावल में, चावल कौन है? चावल में भी चीन है, 1 नंबर पे बात करें, फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पर अपना भारत हो जाएगा। ऐसे हैं, देखो भारत अब भी पीछे है, ठीक है। और चावल में भी, गेहूं में भी, दोनों में पीछे है। कॉफी तो हो गया ब्राजील का, चीनी ले गया, फिर भी ब्राजील ले गया, अपना 2nd नंबर पर रह गया, है ना। तो ये हो जाएंगे सीरीज बाई। मैं तो सब बता दिए, सबको याद कर लियो, लिख लियो, ठीक है। जो बताता हूँ लिखते रहो बस, मैं सबको रेट करवा दूंगा, जितने आते हैं सबको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ तुम्हारे लिए। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यहाँ चिपकने की बात हो रही, चिपकने की। और देखो, जब तुम बाबू सोना को देखो ना, गोरी गोरी सुंदर सुंदर, तो भी उसी को चिपक जाओ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सही है, याद करा दिए, टिक से तुम्हारी बाबू से, ठीक है। तो बाबू, हाँ बाबू जानते हो तो, है ना। तो बाबू को तो कौन हो जाएगा? सुंदर लाल बहु घोड़ा, है ना, बहु आ जाए तुम्हारी, बाबू बन जाए तो चिपक जाओगे फिर तो, है ना। चिपको आंदोलन, बिल्कुल सही है, याद हो गया, टेंशन ना लियो, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, सब याद करा दूंगा। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है, कह रहा है पानी में भाप, ध्यान रखना, पानी के भाप में परिवर्तन के ताप कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा है केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी? सब बता दूं एक प्रकार से खोल के, है ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लिख लो जल, यहाँ पे क्या लिख लो? जल लिख लो, ठीक है। देखो, एक तो होता है ताप के आधार पर, ताप को ही क्या कहते हैं? हम क्वथनांक कहते हैं। कभी ताप ना देगा, क्वथनांक देगा, ध्यान रखना। ये क्या कहें? क्वथनांक कहते हैं, ठीक है, क्वथनांक।
क्वथनांक होगा, ठीक है। क्वथनांक कहते हैं ताप को ही क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और नीचे हिमांक कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमांक। ये तुम्हारा ताप ना होगा, ये ठंडा कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ठंडा कहते हैं। अब इनमें क्वेश्चन बनते हैं, ये कहते हैं हिमांक कहते हैं इसे, ठीक है। इसे क्वथनांक कहते हैं ताप को, हिमांक कहते हैं ठंडे वाले को, हिमाम माने हिम, बर्फ। अब बता दूंगा तुम्हें कौन कौन से स्केल होते हैं। एक तो होता है, पता पड़ा होगा तुम्हें, डिग्री सेल्सियस वाला स्केल होता है, ठीक है। एक क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। किसमें पूछ रखा है, देखो केल्विन में पूछ रखा है। 4 तरीका के स्केल होते हैं नापने के लिए ताप वगैरह को। देखो एक तो होता है डिग्री सेल्सियस में, एक होता है फ़ारेनहाइट में, और एक क्या होता है तुम्हारा केल्विन में होता है। एक किस में होता है तुम्हारा, एक होता है रोमर में, ठीक है। एक किस में होता है, रोमर में होता है। सब लिख लेना, बता दे रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन अगर इससे पूछता है ना तो यही पूछेगा, बाकी कोई नहीं पूछेगा। देखो यही बात करूँ, क्वथनांक इसका कितना होता है, मतलब ताप के अनुसार कितना होता है। डिग्री में बात करूँ तो कितना होता है, 100। देखो 100 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही बात करूँ हिमांक, अगर ऐसे ठंडा करोगे बर्फ जल के लिए तो ठंडा कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म ठंड होता है, पता है तुम्हें ना। अगर बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, पता ही तो मान लिया है ना। तो बिल्कुल सही, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ जम जाता है, मतलब हिमांक मतलब ठंडा करोगे, उबालोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगा, और ठंडा करोगे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसे फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट कहते हैं इसी के लिए, गर्म जल के लिए। गर्म जल को फ़ारेनहाइट वाले में चेंज करोगे, ये कह रहा है केल्विन में करो, मगर मैंने फ़ारेनहाइट में कर दिया इस समय, है ना। तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। इसी को ठंडा करेंगे, ठंडे में कितना होता है, ठंडे में होता है 32 फ़ारेनहाइट, ठंडे वाले पानी का, ठीक है। यूँ बात करें तुम्हारा, अगर मैं केल्विन पैमाने को इसी को चेंज करूँ तो कितना होता है, ये होता है तुम्हारा 373 केल्विन होता है, ठीक है। यो दे रखा है 373 केल्विन, यू ही तो दे रखा है केल्विन वाला। अगर इसी को भी हिमांक पूछ लेता कि 100 डिग्री सेल्सियस में हिमांक बताइएगा केल्विन वाला, तो केल्विन का कितना हो जाता, ये तुम्हारा हो जाता कितना, ये हो जाता 273 केल्विन। तो तुम क्या करते, 273 यू वाला के आते। अगर वो क्वथनांक ना पूछ के हिमांक पूछ रहे, ठंडा वाला पूछ रहे, तो तुम कितना होते, ये तुम्हारा 273 केल्विन होता। अगर रोमर में पूछ लेता तो ये 80 हो जाता है, 80 रोमर, और ये कितना हो जाता है, 0 रोमर हो जाता है, 0 रोमर। ये मैंने सबके बता दिए, देखो सबके, है ना, बर्फ वाले, गर्म वाले के बता दिए, ठंडे वाले की याद कर लेने के लिए। और पूछता है शरीर वाला पूछ लेता है, एक तो शरीर वाला कि शरीर का क्वथनांक बताइएगा, है ना। शरीर का हिमांक पूछता है, क्वथनांक नहीं पूछता है, हिमांक पूछता है, मतलब ठंडा वाला पूछता है शरीर का। तो पता है सामान्य तापमान तुम्हारा कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तुम्हारे शरीर का होता है ना 37 डिग्री। अगर ऐसे ही फ़ारेनहाइट में चेंज करो कितना होता है, ये होता है तुम्हारा 98.6 फ़ारेनहाइट। देखा होगा तुम डॉक्टर के पास गए होगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट आता है, ठीक है। अगर इसी को मैं केल्विन में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 310 केल्विन। ये 310 केल्विन होता है, केल्विन पैमाने में देखो अपना शरीर का ताप, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। और बात करूँ यहीं पे कमरे का, और पूछ लेता है कमरे वाले का। सबको बता दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा अगर इससे पूछेगा तो सब याद कर लियो और लिख लियो। देखिए कमरे का कितना होता है, कमरे का बता दूँ तो कमरे कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है, हिमांक वाला, ये भी हिमांक का होगा, ठंडा वाला, ठीक है। हिमांक का 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यहीं बात करूँ मैं फ़ारेनहाइट पैमाने में चेंज करूँ कमरे के ताप को तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 80.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अगर यहीं पर बात करूँ मैं केल्विन पैमाने की बात करूँ तो कितना होता है, तो आपका होता है 300 केल्विन होता है। ये मैंने सब बता दिए तुम्हें, देखो जल वाले बता दिए, शरीर वाले बता दिए, और हिमांक वाले कमरा वाले बता दिए। इसी को पूछता है वापस घुमा फिरा कर इन्हीं को पूछेगा, याद कर लो, लिख लो सबके लिए, ठीक है। लिख लिए होंगे अब तो फिर तुम लिख लेना, ठीक है, देख देख के लिख लेना, रोक रोक कर। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वो करता कि भैया कि बताओ किस में बताओ, अब वो पहुँचता फ़ारेनहाइट में बताओ, तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, ये वाला होता, ये केल्विन में दे रखा, ये फ़ारेनहाइट में दे रखा, ये आपका 0 डिग्री बोई दे रखा है, ठीक है, ताप वाले में ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो सभी दे रखे हैं, ठीक है। मगर आपको बताना किसका था, केल्विन का। अगर फ़ारेनहाइट का पूछता तो फ़ारेनहाइट ये वाला हो जाएगा। अगर वो डिग्री सेल्सियस का दे रखा था 100 लगा देते, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, कह रहा है ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है, ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है ये बताना है तुम्हें, है ना। ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है, तो तुम्हें बता दूं कितनी चलती है, ये हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगी 3.0 मल्टीप्लाई, है ना, 3.0 मल्टीप्लाई 10 की घात, यो तुम्हारी क्या होगा यार, 10 की घात 36 होती है ना, 10 की घात 36 यो बन गई तुम्हारी। यो किस में होती है पता है तुम्हें, ये होती है इस्पात में और निर्वात में होती है, दोनों क्या हो बिल्कुल सेम हो, थोड़ा सा अंतर पड़ा है, इसे लिखता ही है, लिखते तो यही है, ठीक है। तो ये हो जाएगी तुम्हारी
अगर वो यही पूछ लेता कि इसका भाई तुम मान बताओ, तो कितना बताते, 3 × 10⁻36 बताते इसका मान, कि ध्वनि का सबसे तेज मान क्या होता है, ये होता है। वो भी किस में होता है, इस्पात में होता है। इस्पात पता कैसे कहते हैं, इस्पात कहते हैं ठोस पदार्थ को, लोहा। जैसे ट्रेन कभी ट्रेन आए तो तुम उस पर कान लगा के देखना, कान लगा के, कान वैसे खड़े होगा तो आवाज़ नहीं आएगी, मगर कान लगा के देखो कि हाँ भी ट्रेन आ रही है, खटखट हो रही है उसमें, ठीक है। चाहे वो 10 किलोमीटर दूर हो, मगर उसमें क्या होती है, खटखट होती है। इसका मतलब जो पटरी वगैरह होती है उसमें क्या होता है, इस्पात जो होता है, लोहा जो होता है, ठोस जो पदार्थ होता है, उसमें क्या होती है, ध्वनि की चाल जो होती है बहुत तेज होती है। जानते हो ना कि यार ट्रेन आ रही है नहीं आ रही, कुछ लोग कंफर्म करते हैं और ट्रेन कहाँ लगाते हैं, पटरी पे लगाते हैं कान, यार खटखट बोल तो रही है, इसका मतलब आ रही है, कहते हैं ना। और निर्वात माने क्या होता है, वायु होता है, वायुमंडल निर्वात वाला, उसमें क्या होती है, उससे कम होती है। ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा निर्वात। थर्ड नंबर पे कौन सी जाएगी, वायु हो जाएगी। और फोर्थ नंबर पे कौन सा होगा, पानी। ये सबसे कम हो गया, ये वाली सबसे कम। सबसे कम कहाँ हो, ये पूछ ले तो पानी में होती है सबसे कम। सबसे कम कहाँ होती है, पानी में ध्वनि की चाल, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका किसी प्रकार से, कह रहा है विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो पता ही है तुम्हें, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, ओम को कहते हैं। इस प्रकार से ओम तो कहाँ बन जाएगा, यू ही तो हो जाएगा ओम। ओम के ही नाम पर रख दिया था उन्होंने, ठीक है, याद हो गया। अगले बढ़ते हैं, कह रहा है लेंस की आवर्धन क्षमता का मापक क्या होता है। जो लेंस की आवर्धन क्षमता होती है उसमें क्या कहते हैं, वो डी में मापते हैं, डी है ना, डी में नापते हैं लेंस की क्षमता, तो वो ही डायोप्टर है ना, बिल्कुल सही है। हाई स्कूल में पढ़ा होगा तुमने डायोप्टर वाला लेंस, बिल्कुल सही है ना, डायोप्टर वाला। प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये तो दूरी का मात्रक होता है, पता ही है तुम्हें, है ना, दूरी का, बिल्कुल। और बाकी आप देख लिए, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना बहुत टाइम हो जाएगा मुझे, तो फिर भी बता रहा हूँ, जितना हो सकता है, जितना आपके एग्जाम के लिए बहुत लायक है, सब पढ़ा दे रहा हूँ। क्या निम्नलिखित में से किस यंत्र से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। तो ये सबको देख लेंगे, ठीक है, ये हम क्या करेंगे, सबको देख लेंगे। देखो जो लगता है हमारे इजीली है, हमारा इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल सबको देख लेंगे। देखो यही बात करते हैं हम, कहाँ पे है भाई, ये होता है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोमीटर किसे कहते हैं, हाइड्रोमीटर किसे कहते हैं, ये हो जाएगा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नापते हैं। हाइड्रो पता है, कान में डाला है हाइड्रो, तो क्या हो, द्रव ही तो होता है, पानी तो होता है वो, तो द्रव, हाइड्रोमीटर मतलब द्रवों का क्या करेंगे, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नाप लेंगे। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किसका, ये हो जाएगा तुम्हारा आपेक्षिक घनत्व नाप लेंगे इससे, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व मापते हैं किससे, ये मापते हैं हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, हाइग्रोमीटर से मान लेंगे आपेक्षिक आर्द्रता नापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता नापते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर, ठीक है, ओ बिल्कुल सही है। और ये जो होता है बैरोमीटर, इसे क्या कहते हैं, वायु दाब मापी कहते हैं, वायु का दाब नापते हैं इससे क्या कहते हैं, वायु दाब नापी, है ना, वायु दाब मापी कहते हैं इससे, वायु दाब मापी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, वायु का दाब नापता है। तो ये तो हो गया, सब याद हो गया। बैरोमीटर याद कर लियो, हाइग्रोमीटर तो होगी सापेक्षिक आर्द्रता, ये हो जाएगी द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, बिल्कुल सही है। इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पर हाइग्रो मतलब क्या हो जाएगी, आपेक्षिक घनत्व, मतलब सिर्फ आपेक्षिक आर्द्रता, और यहाँ क्या हो जाएगी, द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता, मतलब हाइड्रो डालेंगे कान में, वो पानी हुए, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी, याद हो गया दोनों की दोनों। अगले बढ़ते हैं, देखो कह रहा है कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है। तो ये तुम्हें पता है -40 डिग्री सेल्सियस होता है, -40 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, देखो -40 डिग्री हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में होगा तब भी ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेंटीग्रेड में होगा, डिग्री सेल्सियस में, ये क्या होगा, दोनों की दोनों सेम होता है। कह रखा है ना बराबर होता है, मान बराबर होता है, तो किस में होता है, -40 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार एग्जाम में पूछाता है। और एक और पूछ लेता है कि जो जल होता है, जल उसका अगर वो सिंपल जल हो, ना उबलता हो, ना वो हो, ना ठंडा हो, है ना, तो वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो पानी होता है, जो धानों में खेतों में होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखना। इस प्रकार से भी घुमा फिरा के पूछता है कि बताइएगा जो खेतों में जो सिंचाई की जाती है उसके जल का तापमान कितना होता है। या फिर पूछ लेता है कि बर्फ़ के नीचे जो जल होता है, झील में जो बर्फ़ के नीचे जल होता है, झील जम जाती है तो नीचे वाले बर्फ़ का क्वथनांक कितना होता है, तो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखना। ये घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक सभी को पता है, न्यूटन होता है ना, न्यूटन, बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा व विद्युत दोनों का सुचालक होता है। सुचालक मतलब दोनों उसके अंदर प्रभावित हो सकें, तो पीतल
सोना, पारा, ये हो जाएगा चांदी। सबसे अच्छे की बात कर रहा है, सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा कौन सा होता है? चांदी होता है, जिसमें क्या है, विद्युत और ऊष्मा बहुत जल्दी प्रभावित होती है। क्या होती है? विद्युत और ऊष्मा। जैसे तुमने कभी गर्म करो ना चांदी गर्म करना और एक हाथ में पकड़ लेना, तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। वो क्या होती है? बराबर गर्म होती है। तो चांदी क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की बहुत अच्छी सूचालक होती है। ठीक है, इस प्रकार से एक बार सर्च करके देख लेना इसके ऊपर। ठीक है, बस कभी ना भूलोगे जिंदगी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है 22 एन में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, आधा कर देना। ठीक है, कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसे निकाल के देख लेना, पहले निकाल के देख लेना। ठीक है, इसके लिए उसके बाद देखना। न्यूट्रॉन की बात की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, है ना, इंटरफेरेंस कहते हैं ना, बिल्कुल। तो क्या चैडविक ने की थी? किसने की थी? चैडविक ने की थी। ये भी बहुत पूछा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी, है ना। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इंटरफेरेंस, है ना, ये कहा थी रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी वो वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आपको बता दिया मैंने, ध्यान रखना। कह रहा है पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी कैसी होती है? तुम्हें पता ही है, गोल होती है। ऐसे क्या होती है? गोल होती है। यहाँ पर ऐसे करके एक त्रिज्या काट दो, है ना। ये पूछ रहा है ये वाला भाग क्या होता है? ये वाला भाग बताना तो पृथ्वी का। इसे क्या कहते हैं? इसे तो भैया कोर कहते हैं, वो पता है ना। इसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। इसके लिए ये वाली जो हमारी होती है यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और जो बीच वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रवार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रावार। उसे क्या कहते हैं? प्रवार कहते हैं। जो ऊपर वाली होती है वो क्या कहलाती है? भूपरपट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? भूपरपट्टी, है ना, भूपरपट्टी कहलाती है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार से तुम्हारे हो जाते हैं। अंदर वाली क्या कहलाती है? कोर कहलाती है। उससे बाहर वाली क्या कहलाती है? प्रभार कहलाती है ना, जो देखा है प्रभार। उससे ऊपर वाली क्या कहलाती है? भूपरपट्टी कहलाती है। जो ऊपर वाला हमारा भाग होता है उपजाऊ वाला, वो क्या हो जाती है? हमारी भूपरपट्टी हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं कि भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? और दे देगा ऑक्सीजन की होती है, नाइट्रोजन की होती है, लोहा की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, सिलिकॉन की होती है, या फिर मैग्नीशियम की होती है। इस प्रकार से पूरी सीरीज दे देगा। अब बताओ तुम, है ना, अब बताओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? O2 की होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? तो ये होती है तुम्हारी 46.08% होती है। ये तुम्हारी कितनी होती है? सॉरी यार, गड़बड़ हो गई यहाँ तो, है ना, यहाँ तो भाई गड़बड़ हो गई। ये 71% होती है। कौन सी होती है भाई? 71% होती है। 40.71% होती है ऑक्सीजन। ठीक है, और बात करें यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की बात कर लें। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? तो ये तुम्हारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यार कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछता है इसमें। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछता है उसमें यार, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछता है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछता है, रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती नहीं है इसमें ज़्यादातर। तो जो पूछता है वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो पूछता है वही बता रहा हूँ। देखो अगले बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। देखो, अरे यार कट गया सारा की सारा, है ना, कट गया। मैंने क्या कहा था? O2 क्या हो जाएगा? O2 कितनी होती है? O2 होती है आपकी 46.71% होती है। ये तो हो गया एक। और कितनी होती है? दूसरा पूछता है लोहा कितना होता है। इसमें लोहा बहुत पूछा जाता है। लोहा कितना होता है? लोहा होता है 5.05%। क्या होता है? लोहा होता है। एक और पूछता है सेकंड नंबर पे सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है सेकंड नंबर पे, है ना, सिलिकॉन क्या होता है? सेकंड नंबर पे होता है। ये कितना होता है? ये तुम्हारा होता है 27.69% होता है सिलिकॉन सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर पे कौन सी होती है? फर्स्ट नंबर पे हो जाएगी आपकी कौन सी? O2 हो जाएगी। सेकंड नंबर पे कौन सी हो जाएगी? सेकंड नंबर हो जाएगी तुम्हारी सिलिकॉन हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड नंबर पे कौन सी आएगी? थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम होती है। कौन सी? एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम कितनी होती है? एल्यूमिनियम होती है 8.07%। क्या होती है? एल्यूमिनियम होती है, थर्ड नंबर पर जाएगी, है ना। लोहा कौन सा हो जाता है? तो फोर्थ नंबर पर हो जाएगा। और सबसे नीचे कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है सबसे नीचे। सबसे कम पूछ ले कि भूमि में सबसे कम मात्रा किसकी होती है, तो आप क्या करना? मैग्नीशियम होती है। कितनी होती है? मैग्नीशियम होती है। कितना होती है भाई? ये 2.08% होती है। तो मैंने भी याद करना करा है। कितना होता है? 2.08% होती है। ये सबको याद कर लियो, इतने ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अगर भूमि से पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन ना बचेगा, सब बता दिए। इसमें मात्रा ही बता दी, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसकी कितनी % है, सब बता दिया मैंने। यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन ना बनेगा, याद कर लियो सबके लिए। भूमि से पूछेगा तो सब उड़ा देना। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से। नेक्स्ट कह रहा किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल
किस घटक पर निर्भर करता है। तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एक तो पढ़ा होगा उत्प्लावन बल और एक पढ़ा होगा अपकेंद्र बल। ये क्या होता है, उत्प्लावन बल होता है और एक क्या होता है, अपकेंद्र बल होता है। इस प्रकार तुमने पढ़ा होगा, इस प्रकार से घंटी लटकती मिला है, इस प्रकार से घंटी गोला, इस प्रकार से पढ़ा होगा तुमने हाई स्कूल इंटर में, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ये तो हाई स्कूल में चैप्टर है, ठीक है। ये क्या होता है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। पहली बात ये, उत्प्लावन बल उसे कहते हैं जैसे हम किसी चीज़ को फेंकते हैं ब्रह्मांड की तरफ फेंकते हैं तो वो ऊपर ही निकल जाता है, वापस कभी पृथ्वी पर नहीं आता है। उसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं, सॉरी उसे क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। और यहीं पर एक होता है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र क्या होता है, अपकेंद्र अपनी पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल क्या होता है, वो ब्रह्मांड खींचता है अपनी तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम उत्प्लावन बल कहते हैं। मतलब दूर जाने के लिए, जैसे यहाँ पर मैं इसे इस प्रकार से राउंड से घुमाऊं, इस प्रकार से राउंड से घुमाऊं तो कहाँ के लिए जाएगा, ये बाहर के लिए और जाने की कोशिश करेगा। ये कहाँ जाएगा, बाहर के लिए जोर लगाएगा। ये कहाँ लगाएगा, बाहर के लिए जोर लगाएगा। तो बाहर के लिए जोर कब लगाएगा, जब इसका जो घनत्व है ये जो है ये क्या होगा, कम होगा और क्या होगा, भारी होगा, है ना, कम होगा। और ये अगर भारी होगा, जितना भारी हो सकता है और जितना छोटा हो सकता है उतना ही क्या होगा, बहुत ही तेज़ी से और बाहर के लिए बल लगाएगा। अगर बड़ा होगा तो भाई धीरे घूमेगा और बल कम लगाएगा बाहर के लिए, यही तो करेगा। अगर यहीं पर छोटा होगा और घनत्व उसका बहुत ज़्यादा होगा, मतलब भारी होगा, तो ये कहाँ होगा, बाहर के लिए सबसे ज़्यादा बल लगाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जब कह रहा है किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घनत्व पर निर्भर करता है, तो सबको पता है घनत्व पर निर्भर करता है कि उसका घनत्व ज़्यादा होगा, छोटा होगा और भारी होगा। तो बाहर अगर हम कहीं फेंकते हैं किसी चीज़ के लिए, तुम इतना बड़ा हो और बहुत हल्का हो, तुम उसे फेंकना तो पास ही में गिर जाएगा ना गिर जाएगा। अगर इतनी छोटी चीज़ हो और क्या हो, लोहा हो, एक तुम डेला फेंक के देखना है ना, गिट्टी मतलब कोई गिट्टी वगैरह फेंक के देख लेना, उसको फेंकना, और एक पत्थर को फेंकना, उसको फेंकना, और फिर एक लोहे के उतने ही बड़े भाग को फेंकना, तो वो उससे भी ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, घनत्व पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबको समझा दिए, डिटेल में समझा दिए, अब कभी ना भूलोगे, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सा परिमाण नहीं बदलता है। कौन सा परिमाण नहीं बदलता है, इसके बारे में डिटेल में समझा दूं तो मैं बताओ, इसके बारे में डिटेल में समझा दूं तो ये लो पूरा समझो पूरा। अगर तरंग से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा आप तो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। तरंग आपने देखी होगी, इस प्रकार से क्या होती है, तरंग जाती है, इस प्रकार से ही तो जाती है तरंग, ध्वनि तरंग इस प्रकार से जाती होगी, देखा होगा तुमने। इस प्रकार से क्या जाती है, कोई ध्वनि तरंग जाती है, कोई भी ध्वनि हम बोलते हैं तो इसी प्रकार जाती है, सीधी लाइन इस प्रकार से खींचते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा तो, ठीक है, बिल्कुल। अगर यही बात करूं मैं, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, पहली बात कर रहा है आयाम। आयाम किसे कहते हैं, आयाम जो हमारी एक तरंग दे दे, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है, ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऐसे जा रही है, ये कह के ये हमारी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है, ये हमारी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ठीक है। और जो ये हमारा होता है, ये वाला भाग, ये जो भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आयाम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आयाम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इसे हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। अब रही यहीं पर आवृत्ति। आवृत्ति मतलब क्या होती है, आवृत्ति मतलब होती है, आपकी बता दूं मैं, आवृत्ति की मैंने परिभाषा लिख रखी है वैसे, ठीक है। आवृत्ति परिभाषा इसी प्रकार समझा सकता हूं मैं, एक सेकंड में कण द्वारा कंपन, एक सेकंड में कोई कण द्वारा कंपन क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में कोई कंपन उसकी आवृत्ति कहलाती है, ठीक है, जो कभी बदलती नहीं है, जो कभी बदलती नहीं है। अगर मान लेते हैं ये कोई ध्वनि इस प्रकार से जा रही है, ये जा रही थी, ये वाली, ये जा रही है इस प्रकार से, इसमें और इसमें कुछ अंतर है, आपको दिख रहा है, इसमें और इसमें कोई अंतर है, आप कहोगे बिल्कुल कोई अंतर नहीं, आराम से चल रही है, मगर एक अंतर है कि ये थोड़ी छोटी हो गई, ये क्या हो गई, देखो थोड़ी छोटी हो गई, ये कितनी बड़ी थी, ये कितनी बड़ी थी, है ना, इतनी बड़ी बड़ी तरंगे जा रही थी। मगर इसी को मैंने, अगर आवृत्ति की बात कही मैंने, कि आवृत्ति मैंने किसी भी कण से मैंने गुजारी, है ना, किसी भी, मैं समझ सकता हूँ जल से मैंने गुजारी, जल में मैंने गुजारी ध्वनि, तो जल में क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे ही क्या होती है, जो हमारा कण होता है वो तो समान रहता है,
जो जो हमारे ये वाली है, जितनी ये मारेगी चक्कर उतने ही यहाँ पर भी चक्कर मारेगी, मगर क्या मारेगी, वो डिस्टेंस जो होगी थोड़ी कम कवर करेगी। यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ये थोड़ी क्या करेगी, इस डिस्टेंस से थोड़ी कम कवर करेगी। इसी को कहते हैं आवृत्ति, मतलब एक सेकंड में कण द्वारा कंपन। ये बिल्कुल आपका परिवर्तित नहीं होता है, जितने कंपन यहाँ मारेगी उतने ही कंपन यहाँ मारेगी, मगर मतलब क्या होता है कि ये थोड़ी सी कम समय में लेती है और जल्दी ये समाप्त हो जाती है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या, इसमें आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आवृत्ति मतलब क्या होता है, ये चक्कर लगाना, चक्कर उतनी ही लगाती है, ठीक है, चक्कर उतनी ही लगाती है। इसकी जो क्या होती है, थोड़ी सी धीमी होने के कारण मतलब क्या होती है, ये थोड़े थोड़े छोटे के अनुसार मतलब थोड़ी ये डिस्टेंस क्या होती है, कम होती जाती है। मतलब आवृत्ति हमारी बिल्कुल चेंज नहीं होती है, ठीक है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे। आगे यहाँ से एक भी क्वेश्चन बनता है, अगर पूछ ले कि ये तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं तो आपको पता है, आयाम किसे कहते हैं तो तुम्हें पता है, ठीक है, बिल्कुल। एक यहाँ से लेके मतलब एक तरंगदैर्घ्य के, है ना, बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। याद हो गया ना, तरंगदैर्घ्य एक जो होती है यहाँ से यहाँ तक या तरंगदैर्घ्य कहलाती है, और जो हमारी ये वाली हो जाएंगी, जो हमारी ये होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आवृत्ति कहलाती हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, तरंग लंबाई कहते हैं। इसके लिए तरंगदैर्घ्य को ही तरंग लंबाई कहा जाता है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो अब मैंने देख लिया सब, अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन बनेगा तरंग से तो एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवृत्ति जो होती है वो चेंज यहाँ पर नहीं होता है। कौन सा परिमाण नहीं बदलता, तो भाई आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति जितने मारेगी बड़े में चक्कर उतने ही मारेगी छोटे में चक्कर, उसी वजह से कम डिस्टेंस वह कवर करेगी। आवृत्ति यहाँ पर बिल्कुल चेंज नहीं होती है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभिकेंद्र बल ज्ञात करने का सूत्र बताना है तुम्हें, ठीक है। अभिकेंद्र बल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखो तो कौन सा आएगा, F बराबर mv²/r हो जाता है। बिल्कुल सही है भी, है ना, बिल्कुल इजी था, आराम से याद कर लिए होंगे तो सब तुमने। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से ध्वनि का प्रकार क्या है। निम्न में से ध्वनि का प्रकार क्या है, अब बताना है तुम्हें। ध्वनि किस प्रकार की होती है, ऊर्जा होती है ध्वनि में, ध्वनि पदार्थ होता है, ध्वनि विकिरण होता है, ध्वनि आवेग होता है। ध्वनि होता क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अभी बताया था मैंने, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि यही तो होती है, ध्वनि एक यही तो होती है। अब मैंने कोई बात कही, इसे यहाँ तक चलने में कुछ ना कुछ तो ऊर्जा मुक्त हुई होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप तक कोई ना कोई ध्वनि जा रही है, मतलब मेरी ऊर्जा जो है वेस्ट हो रही है। वो किसके रूप में हो रही है, वो आपकी आवाज़ के रूप में कुछ मेरी जो ऊर्जा है वो परिवर्तित हो रही है, ठीक है। और यही ऊर्जा का रूप लेकर इस प्रकार से यह आपके कानों तक जाती है। तो ये क्या होती है, एक ऊर्जा का रूप होती है। ये क्या होती है, ये ऊर्जा का रूप होती है। अच्छी प्रकार समझा दिया, अब आप इसे भी नहीं भूलोगे, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका बनाता, कह रहा है यहाँ पर, डीएनए कहाँ मौजूद होता है, आरएनए में, न्यूक्लियस में, प्लाज्मा में या फिर न्यूक्लिक एसिड में। तो ये बताना है कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल, तो बात करें आरएनए के अंदर तो डीएनए पाया जाता है, मगर डीएनए कहाँ मौजूद होता है ना, डीएनए कहाँ मौजूद होता है, डीएनए कहाँ मौजूद होता है, सॉरी यहाँ पर उल्टा बता दिया मैंने। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए के अंदर आरएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर आरएनए पाया जाता है, ये नहीं कि आरएनए के अंदर डीए पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पर कह रहा है कहाँ मौजूद होता है, तो भाई न्यूक्लियस में मौजूद होता है, जो कि किसमें होते हैं, न्यूक्लियस और प्रोटीन, ठीक है। बिल्कुल, कौन बना होता है, ये हमारा वायरस बना होता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए कहाँ मौजूद होता है, ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, बी हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है होना चाहिए था, किसका बहता है यहाँ पर, ठीक, बहता होगा। कहाँ बहता है तो पता है आपको, पल्मोनरी सिरा में बहता है। कौन सी होती है भाई, ये आपकी पल्मोनरी सिरा होती है। पल्मोनरी क्या होती है, आपकी सिरा होती है, जिसमें क्या बहता है, आपका अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अगर यही बात करूँ शुद्ध रक्त की, तो शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, धमनियों में बहता है। और उस धमनी का नाम कौन सा होता है, जो सबसे बड़ी धमनी होती है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, महाधमनी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं,
महाधमनी कहते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। एक तो कौन सा बनता है, सबसे बड़ी बरमूली शिरा कौन सी है, शिरा कौन सी होती है, शिरा क्या होती है, अशुद्ध रक्त लाती हैं, और सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, पल्मोनरी शिरा होती है। यही बात करता है सबसे बड़ी धमनी किसे कहते हैं, तो महाधमनी को सबसे बड़ी धमनी कहा जाता है। इजीली था, आराम से हमने याद कर लिया, आपको याद भी हो गया होगा। अगले बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता है जो हरी पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो किसकी बनी होती हैं ना, वो क्लोरोफिल पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है। पर्णहरिण की सहायता से ये क्लोरोफिल में ये अपने क्या है परिवर्तित कर लेती हैं प्रकाश के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा बिल्कुल सही। अगर यही बात करें जाइलम, जाइलम में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है ना, जल का अवशोषण होता है इसके अंदर, जल का क्या होता है अवशोषण होता है यहीं पर इसके अंदर। और यही बात करें यहाँ पर फ्लोएम में, फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में पोषक पदार्थों का संवहन होता है, किसका, पोषक पदार्थों का पोषक पदार्थों का आपका क्या होता है संवहन होता है, पोषक पदार्थों का क्या होता है आपका संवहन होता है ना। बिल्कुल इजीली हमने देख लिया सारा की सारा। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनता है, कीटों में श्वसन अंग क्या कार्य कौन करता है ना, कीटों में श्वसन अंग का कार्य कौन करता है, यह तो आपको पता होगी कौन करता है, फुफ्फुस करता है। फुफ्फुस मतलब क्या होता है, फेफड़ा कहते हैं फुफ्फुस को ही, है ना, फुफ्फुस को ही हम क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। इजीली था, आराम से याद कर लिया, ठीक है भाई, है ना। अगले बढ़ते हैं भाई। कह रहे हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपको पता ही है कौन सी होती है, ये आपकी यकृत होती है। यकृत को और भी नाम से पुकारा जाता है, जिसे हम लीवर कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। और लीवर से ही लगा हुआ क्या होता है, पित्ताशय होता है। लीवर से ही लगा हुआ क्या होता है, पित्ताशय होता है, जो कि आपका पित्त रस को स्रावित करता है, ठीक है, जो कि खाने को एम्निशीकरण करता है, ठीक है। बिल्कुल वो हम क्या देखेंगे, पाचन पूरी तंत्र देखेंगे, जहां आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है, सबसे छोटी होती है। अगर यही बात करें छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पिट्यूटरी होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सारा की सारा। अगले बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द्विलिंगी जीव इनमें से कौन है, तो द्विलिंगी जीव इनमें से कौन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रा। कौन था, हाइड्रा आपका हो जाएगा द्विलिंगी जीव, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अब बढ़ते हैं अभी मैथ की ओर, जो आपका बिंदास टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना, जो आपका बिंदास टॉपिक हो जाता है। तो भाई धुआं उड़ाने के तैयार हो जाओ, है ना, मैथ बिल्कुल धुआं उड़ाने को भाई तैयार हो जाओ। कितना समय बचा है हमारे पास, बचे हैं 35 मिनट, और 35 मिनट के अंदर हमें इसे पूरा की पूरा करना है। 25 मिनट है, 25 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन को कवर करना है। फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे कवर करेंगे, है ना। 1 घंटे का समय होता है क्वेश्चन पेपर के लिए, इतना समझा रखा है, फिर भी मैं 1 घंटे में कवर कर लूँगा, ठीक है। बढ़ते हैं भी, कह रहे हैं यहाँ पर 52,000 की, थोड़ा सा नीचे करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम होगी, आराम से दिखाई देगा फिर आपके, है ना। अगले बढ़ते हैं, देखो कह रहा है 5200 की मूल राशि का 6% ब्याज का वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सूत्र सब भूल जाइएगा, है ना। सूत्र क्या करना है, हमें भूल जाना है। हमें क्या करना है, बस एक चीज़ याद करना है, ये 2 कॉलम 2 वर्ष देखा है तो इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे 2 वर्ष के लिए, ठीक है। ये 1 खाना 2 खाना, यहाँ 1 खाना। अगर ये 3 वर्ष का पूछता तो हम कैसे खाने बनाते, इस प्रकार से खाने बनाते, 3 वाले 1 2 3 1 2 1, इस प्रकार कम करते हुए जाएंगे इधर के लिए। यहाँ पर मैंने कम कर दिया, ठीक है, बस इस प्रकार जाते हैं। तो वो 2 वर्ष है, मैंने 2 वर्ष कर दिए। मैंने मान लिया कैलकुलेशन कम करने के लिए कि उसका जो मूलधन है वो इतना ना होकर कितना था, वो आपका मैंने मान लिया कितना था, 10,000 था। मैंने माना है ये, ठीक है, मैंने माना है कि 10,000 था, ठीक है भी। अब 10,000 था, अगर मैं 6% निकालूंगा 10,000 का, तो मेरे पास कितना आएगा, 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 600 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो ये तो हो गया 600। अगर 1 साल के ये पहली वर्ष के लिए इतना ब्याज लगा था, तो भाई दूसरी वर्ष के लिए ब्याज पे तो ब्याज लगेगा ही, ये तो ब्याज लगेगा ही, ब्याज तो दिएंगे ही साधारण ब्याज, और फिर ब्याज पे भी ब्याज लग जाएगा। इस पे 6% का ब्याज जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, निकाल के देख लेंगे, जैसे बता दूँ मैं तुम्हें। 600% का 6 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, कितना निकालना है, 600 का
6 छंग 36 आएगा, क्या आएगा 36 आएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा मेरे पास 36 आ जाएगा ना, 6% निकालना हो तो कितना आ जाएगा मेरे पास 36 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा मेरा, 6 छंग कितना आ जाएगा 36 आएगा। इतना मेरा आ गया अभी है, ठीक है, इतना मेरा क्या हुआ भाई, इतना मेरा आंसर ये यहाँ पर आ गया। ये मेरा क्या होता है टोटल, ये मेरा आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये मेरा क्या हो गया मूलधन हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया मूलधन हो गया, ये मेरा क्या हो गया मूलधन हो गया, ठीक है। देखो अगर इस प्रकार से अगर नहीं कर पाओ तो उस प्रकार से बता दूंगा, ठीक है, मगर इस ये क्या है थोड़ा सॉल्व पड़ जाता है इस वाले में, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मूलधन हमने कितना माना था, मूलधन माना था हमने 10,000, और हमारा ब्याज कितना मिला हमें, हमें ब्याज कितना मिला, ऐड करोगे तो 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 1200, आपका 36 क्या मिला भाई तुम्हें ब्याज मिला, ठीक है भाई 1236 क्या मिला हमें ब्याज मिला, और हमने पैसे कितने लगाए 10,000 लगाए, हमें ब्याज कितना मिला ये 1236 मिलाकर। मगर वो कह रहा है भाई मैंने पैसे 10,000 नहीं लगाए थे, मैंने पैसे लगाए थे 5200, मैंने पैसे कितने लगाए थे 5200, मतलब 10,000 बराबर कितने के है, ये आपके 5200 के है ना, 10,000 बराबर कितने के 5200 के। तो वो कह रहा है ब्याज निकालना, और मेरा ब्याज कितना है 1236 आया, तो 1236 क्या करना है मल्टीप्लाई में रख दो, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 52 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 6 दूनी 12 के 2 आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7 आ जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, यहाँ की बात कर लो है ना, 5 छक कितना जाएंगे 30, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3, और 5 निया 15, 16 17 18, 18 का 1 कहाँ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 कहाँ से लगा 1, 5 एकन 5 और 1 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 7 8 4 12 के 2 यहाँ से लगा 1, 3 और 1 4, 6 की 6, ठीक है। तो कितने के बाद पॉइंट है भाई, नीचे बचे हैं 2 0, तो 2 0 के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ कितने आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 642.72, कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है देखो 642.72। एक प्रकार से इसे और भी कर सकते हैं, एक प्रकार से इसे और भी कर सकते हैं, वो भी देख लो। मैं 6% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, आप कहोगे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 आ जाएगा, ये तुम्हारा 3 बटे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा ना, आ जाएगा यही तो आ जाएगा, मतलब 50 रुपये मैंने लगाए और ब्याज कितना मिला 3 मिला, 50 रुपये मैंने लगाए मुझे ब्याज कितना मिला 3 मिला, तो मेरे पास कितना हो गया टोटल 53 हो गया, हो गया ना, हो गया टोटल 53 हो गया। फिर मैंने कितने लगाए, फिर मैंने 50 रुपये लगाए, 1 साल की बात तो ये होगी, 2 साल फिर लगाऊंगा मैं, 2 साल ये 1 साल, तो फिर मैंने 50 लगाए और मुझे 53 मिले, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 55 कितना हो गया 25 हो गया, ये हो गया 2500, और अनुपात में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तियाँ हो जाएगा 9, 3 पंजे हो जाएगा 15, है ना, इसकी बात करूंगा तो 5 तियाँ हो जाएगा 15, 1 और 5 हम 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा, 5 5 10 का 0 वहाँ से लगा 1, और 6 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ये कितना हो जाएगा 2 8 0 9 हो जाएगा ये तुम्हारा। इसका मतलब 2500 बराबर कितने के हैं 5200 के, तो इतने बराबर इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा तुम्हें, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा तुम्हें, अंतर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब तुम्हारा जो अंतर आएगा उसके बराबर रख देना इस प्रकार से, जैसे 5200 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है 5200 पर 2500 के 5200 है, ठीक है, ये तो दे रखा है, तो मल्टीप्लाई क्या करना है इन दोनों का अंतर रख देना, अंतर यहाँ पर, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा निकल कर, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो वो वाला जो मैंने पहले बताया था वो वाला इजी है, वो बहुत जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, वरना भाई सूत्र आप लगा सकते हो लगा लेना, ठीक है। वो भाई मैं भूल गया हूँ, पता नहीं कौन सा हो वो तो सूत्र, तो मैं तो बस शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक तो मैं बता रहा हूँ, तुम भी कर लो इसी प्रकार से, है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है 10 वर्ष है, और उनमें से 10 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु क्या है। आप कैसे करोगे इसे, क्या करोगे 12 × 10 बराबर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, यही तो करोगे। फिर क्या करोगे 11 मल्टीप्लाई कितने करोगे 9, 11 99 आ जाएगा 99, फिर कितना आ जाएगा तुम्हारा 99 और 100 कितना आ जाएगा 21 वर्ष आ जाएगा निकल के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर यही कैलकुलेशन बहुत ही लंबी दे रखी होती तो तुम क्या करते फिर, तो ये मल्टीप्लाई करते करते परेशान हो जाते। तो कुछ ना करना है, देखते देखते आंसर जो कह रहा है 12 लड़कों की औसत कितनी हो जाएगी 10, और कह रहा है 11वें लड़के की औसत कितनी है 9, तो कह रहा है जो अगले जो वाला 12 बचा है उसका बता दो तुम। तो मतलब 12वें बंदे ने कितनी करी होगी 10 तो खुद किया ही होगा प्राप्त, और प्लस क्या किया होगा जो एक कम हुई है वो 11 लोगों की कम हुई होगी, प्लस क्या हो गई 11 बराबर कितनी हो गई, ये हो जाएगी 21 यार,
कितनी हो जाएगी 21। देखो मैंने कितना निकाल दिया, मल्टीप्लाई भी करनी ना पड़ी और शॉर्ट ट्रिक से मैंने कर दिया, किया ना। एक बार समझ लो इसे कैसे किया मैंने। कह रहा है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होंगे, 12 यहाँ पे, ठीक है। तो सबको क्या हुआ 10 मिले होंगे, इसको भी 10 मिले होंगे, इसको भी, 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 और इसको भी मिले होंगे, इसको भी 10 मिले होंगे, इसको भी 10 मिले होंगे। औसत क्या होती है, सब में बांटा जाता है बराबर बराबर। फिर कह रहा है जो 11 लड़कों की औसत आयु कितनी थी, 9 थी 11 की। यहाँ पे जो 11 लोग हैं इनकी औसत आयु तो भैया 9 थी, 9 थी सबकी, 9 सबकी क्या थी, 9 थी। वो कह रहा है 10वां बंदा आया था तब इनकी हुई थी 10, तो इसका मतलब पहले तो 9 थी, तो इसका मतलब सब में क्या होगी, एक एक भाई बड़ी होगी इनकी, 11 में एक एक बड़ी हुई ना, बड़ी हुई। तो बात, और जो लास्ट वाला जो बंदा आया था 10 वर्ष तो खुद लेके आया ही था, बटी थे इसमें, तो 12वां बंदा 10 तो लेके आया ही था, 10 तो इसकी ये होगी और एक एक इसने इसमें बांटी थी 11 लोगों में, तो प्लस क्या हो जाएगी 11 बराबर कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। देखो इजीली निकाल दिया, कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर दिया आराम से, बस ऐसे ही निकालने हैं इसके लिए, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 64 कह रहा है एक, तो फिर कह रहा है देखो 96 कह रहा है, और फिर कह रहा है 112 कह रहा है, फिर कह रहा है 72। तो बता दो भाई एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम बराबर क्या होता है, ये तो एक तो ऐसे निकाल लो तुम, 46 96 112 172, इस प्रकार से तुम निकाल ही लेते हो, है ना। इस प्रकार निकालो, शॉर्ट ट्रिक समझ लो थोड़ी सी, ये तो तुम निकाल ही लोगे इस प्रकार से, तो हमें पता है। देखो फिर क्या करेंगे इसे, लासा में क्या होता है, लासा मतलब होता है लो कॉमन फैक्टर, क्या कहते हैं, लो कॉमन फैक्टर, एलसीएम तो कहते हैं इसे लो कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है लो जो इन सब से कट जाए, जो इन सब से कट जाए, तो यही तो करना है लो कॉमन फैक्टर, बिल्कुल सही है। तो इन सब से कट जाए तो इन बंदे में कोई ना कोई हो। अगर मैं 17 काटूंगा तो 17 तो बहुत छोटा है, अगर 180 काटूंगा तो कट जाएगा इससे, 7 दूनी 14 ना कटेगा, ये भी ना कटेगा। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, देख लो यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यही बात करूँ इसकी बात करूँ तो किससे कट जाएगा, तो आप बता दो किससे कट जाएगा ना। 8 8 64 ना कटेगा, 72 से काट के देख लो, 1 से काट के देखो, किसी से काट के देख लो, है ना। 1 से काट के देखूंगा यहाँ पर, तो ऐसा करो, यो कर लो 64 से काट लो इसे, है ना, 64 से काट लो, कट जाएंगे 64 से। अगर यही बात करूँ 64 से, तो 72 7 दूनी 14 7 तीन 21 7 चौक 28, ऐसा करो, ये 7 से काट के देख लो पहले तो, ठीक है। 72 से काट के दो इस वाले से, ऐसा करो तो बहुत शॉर्ट है ये वाला, 72 से काट दो यहाँ पर, दो काट के देख लो, 2 3 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 2 3 6 हो जाएंगे, 2 छंग कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, यहाँ काटूंगा तो 2 पंजे 10 हो जाएंगे, और 2 में 18 हो जाएंगे, और 2 छंग क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। फिर काट दो साले को, है ना, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 आ जाएंगे, यहाँ काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 2 ने 18 हो जाएंगे, और 2 2 ने 18 और 2 अट्ठे हो जाएंगे 16। फिर काट देंगे साले को 2 से, है ना, 18 से काट दो, 18 का 18 नहीं 18 छत्तीस हो जाएंगे, कन्या काटेंगे यार, 18 का 18, है ना, 18 फिर 2 से कर लो, छोटा कर लो, और 2 में 18 हो जाएगा, 2 से यहाँ कर दो, 2 एकम 2 2 चौक 8 और 2 में 18। अब तो 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ना कटेगा, 9 एक 9 बचे कितने 5 हो गए 59, 9 से कट जाएगा, देखो ना कटेगा, 9 एकम 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63, कटाया ही नहीं। अब जब कटाया नहीं तो ये होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस इस प्रकार से देख ले करो, छोटे की तरफ से बड़े की ओर बढ़ना है, बस ये ध्यान रखना, छोटे की ओर से बड़ी ओर की बढ़ना है काटते हुए, है ना। इस प्रकार से शॉर्ट हो जाता है। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंखा बंद हो गया बिल्कुल, बहुत ही गर्मी लग रही है अब तो। अब निकाल लेते हैं अगले वाले का, अगले वाला क्या कर रहा है फटाफट देख लेते, 10 क्वेश्चन रह गए अब तो, है ना, 10 क्वेश्चन रह गए। यहाँ कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का मान उसके बाकी 2 कोणों के योग के बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहा जाता है। इस त्रिभुज को क्या कहेंगे बताइए मुझे, इस त्रिभुज को, ये बराबर होगा, ये वाली हो जा, और तभी ये क्या बनेगा, योग कोण बराबर बन जाएगा, योग कोण बराबर बन जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे समद्विबाहु, एक यो बराबर, ठीक है। तो इसे क्या कह देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे। समकोण त्रिभुज अगर लगा सकते हो तो इस प्रकार से हो जाएगा समकोण त्रिभुज तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो इसमें योग कोण बराबर है, पहले ये बताओ ना है ना, तो ये तो 90 हो ही जाएगा, मगर ये नहीं होगा फिर बराबर, तो इसमें नहीं हो जाएगा, समकोण में नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बी सी हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट।
अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कहता कह रहा है एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे था, एक घंटे की स्पीड, 1 घंटा लेता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की रफ्तार से चलती है, तो कार की औसत रफ्तार क्या होगी, चाल क्या होगी। तो चाल का सूत्र लगा दो। चाल बराबर क्या होता है तुम्हें पता ही है ना, दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है, समय। तो दूरी हमारी कितनी अटेंड की, वो कह रहा है 2 घंटे तक चलाता। कितने घंटे चलाता, 2 घंटे चलाता। कितना हो जाएगा, 2 छंग 12। इतनी अटेंड करी होगी उसने 2 घंटे में, सही है भाई। फिर कह रहा है यहाँ पर 1 घंटा चला था 40 किलोमीटर से, तो कितनी अटेंड की होगी, 40 किलोमीटर अटेंड की होगी। तो कह रहा है समय कितना लिया, समय 2 घंटे लिए, 1 घंटा लिया, 2 घंटे लिए प्लस 1 घंटा लिया, बराबर कितने हो जाएंगे, 3। ऊपर जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 160, और नीचे जोड़ो कितने हो जाएंगे, 3। काट दो, कितने से जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, 0.33% आपका आ जाएगा। कहीं दे रखा है देखो 0.33, 53.33 बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा, ए हो जाएगा। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, एक सूत्र याद करो, सब कवर है ना। अगले बढ़ते हैं। देखो अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से बना था। यहाँ कह रहा है यदि 6 8 5 7 x एवं 7 का समांतर माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात करें। समांतर माध्य क्या होता है, मतलब टोटल ये समांतर माध्य तो मैं बता दूंगा एक प्रकार से, है ना। समांतर माध्य कहते कैसे हैं, रुक जाइए थोड़ी देर, ठीक है। हाँ तो हमें इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें बात करूँ थोड़ा सा हट गया था, ठीक है, देख लेना यहाँ पर। कह रहा है यहाँ पे कह रहा था समांतर माध्य वाला। समांतर माध्य होता क्या है भाई, होता है औसत। समांतर माध्य को ही औसत कहते हैं। औसत मतलब क्या होता है, सब में बराबर बांटना। यो कह रहा है समांतर माध्य 7 है, तो इसका मतलब इसको भी 7 मिला होगा, इसको भी 7 मिला होगा, इसको भी 7 मिला होगा, इस पे भी 7, इस पे भी 7, इस पे भी 7। अब बताओ सबको मैं समांतर माध्य, यही तो कहते हैं सब में बराबर बराबर बांट देना। तो कह रहा है समांतर माध्य 7 है, सब में 7 7 बांट दिए मैंने। अब बताओ कि इसमें कितने की ज़रूरत है जो कि मैं पूरे कर पाऊँ x की जगह भर के, बस यही दे रखा है इसमें। तो 7 है, इसमें भैया 1 की कमी है, 1 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है 1 ज़्यादा है तो 1 माइनस कर देंगे। यहाँ कह रहा है 2 कम है तो 2 प्लस कर देंगे। यहाँ का कह रहा है देखो, यहाँ कह रहा है बराबर है तो कुछ ना करेंगे। यहाँ कह रहा है 7 तो 7 मैंने लिख ही दिया, 7x लिख देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा देखो, है ना, यहाँ दे रखा है 7 7 में 4 का ये हो जाएगा, 3 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे बताओ क्या भरूँ, यहाँ पे क्या भरूँ जो कि बराबर बराबर सब में आ जाए। तो आप कहोगे 1 से 1 कट गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 2 कितना हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा 9, और 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x बराबर 12 भर दो, सब में 7 7 बढ़ जाएंगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समांतर माध्य निकल आएगा। तो भाई सब में क्या भर दिया मैंने, यहाँ भर दूंगा 12। अब तुम सबको जोड़कर 7 से काट लियो, 7 ही लेकर के आएगा। सबको जोड़कर 1 2 3 4 5 6 से काटोगे ना। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, टोटल संख्याएं बटे क्या होता है, टोटल ये होता है टोटल सबका, सब संख्याओं का टोटल, मतलब 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 4, और बटे कितने रखी हैं, 6 संख्याएं बराबर 7। इस प्रकार से भी निकाल लोगे तुम, इस प्रकार से भी निकाल लोगे, मगर वो क्या है तुम्हारा शॉर्ट हो जाएगा वो वाला, ठीक है। इस प्रकार से भी निकाल लोगे, वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा, वो शॉर्ट है। ऊपर 7 लिख लो, सब में 7 7 बांट दो, और जो बचा है इसमें से वो नीचे लिख लो, घटते जाए काट दियो, सब में 7 7 बराबर कर लो। सब में 7 7 बराबर करने हैं, बस ये होता है समांतर माध्य का मतलब, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा, निकाल लोगे, वरना ये सूत्र लगा लेना, इधर बताया था मैंने वही वाला। सब संख्या लेना, लिख लेना 6 7 और सबको जोड़ लेना, और यहाँ पर नीचे लिख देना 1 2 3 4 5 6 हैं तो 6 नीचे लिख देना, बराबर 7 देना। इस प्रकार से भी निकल आएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, यदि कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदी जाए और 60 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो आपको पता है, ये बताओ। देखो आपने खरीदी कितने की, 40 रुपये की, बेची कितने की, 60 रुपये की। यार तुम्हें जब 40 रुपये खरीदोगे, 60 की बेचोगे, पता है कि तुम्हें 20 रुपये की भैया मुनाफा हो जाएगा ना हो जाएगा। किस पर मुनाफा होगा, खरीदी करने जितने खरीदोगे तभी तो मुनाफा होगा, तो भैया 40 पे हो जाएगा मुनाफा, बराबर कितना हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कि प्रति से बताइए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 0 से 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50% हो जाएगा तुम्हारा। कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है देखो 50%, उड़ा दिया ना, सब उड़ा दूंगा पूरी बुक। अगले वर्ष में और शॉर्ट ट्रिक से उड़ा दूंगा, जो तुम एग्जाम में बैठो ना और उससे पहले कर जाओगे सब। 25 सेकंड होंगे, 25 मिनट, खाली 25 मिनट, 30 मिनट में उड़ा दोगे पूरा। कह रहा है यहाँ पर देखो, यदि log 2x बराबर 3 है तो x बराबर क्या होगा, कुछ ना करना, जो नीचे टपका हुआ देख रहा है, टपका हुआ, ये देखो टपका लटका हुआ है नीचे, है ना,
यो देखो आम लटका हुआ है 2, ये 2 इस प्रकार से लिख दियो, और जो दे रखा है बराबर में यो इसके ऊपर टांग दियो, और बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी, ये उस प्रकार से तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार, तो बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। कौन सा हो जाएगा आंसर? 8 हो जाएगा। कहीं दे रखा है, यो दे रखा है, और इजी बना दिया। पूरी लॉग समझा दूंगा बहुत ही इजी प्रकार से। अगले टॉपिक तो आने दो, है ना, कल के बाद टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा तुम्हारे। पर डे मिलेगी, पर डे क्लास। यहाँ देखो अगले कह रहा है किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल इतनी लड़कियाँ हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। यो कह रहा है कि भैया किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं, 55% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 100 में से 55 घटा दो तो कितने बचेंगे? अगर 100 में से टोटल 100 होते हैं, तो मैं 55% घटा दिया तो बचे कितने? 45%। और जो 45% बची हैं वो कौन बची हैं? आप कहोगे भैया लड़कियां बची हैं। लड़कियां तो बची हैं, ये एल तो बची हैं, एल लड़कियां, गर्ल, सॉरी गीजी हो जाएगा, गर्ल बची हैं, है ना, गर्ल बची हैं। तो कह रहा है लड़के ज्ञात करो, लड़के, तो लड़के कितने हैं? 55% ज्ञात करना है, 45% दे रखा है तो ज्ञात कर लो। 6 7 5 बटे कितने के? 45 के। ज्ञात का करना है, मैं 55% लड़के ज्ञात करना है, ज्ञात कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा निकाल के देखियो, क्यों निकाल के देखेंगे किससे कट जाएंगे? 5 से काट दो ना, 5 ने 45 जाएंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5, यो कट जाएगा 9 से, 9 सत्ते हो जाएगा 63, बचे कितने? 9 सत्ते 63, बच्चे 45, 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45, 11 पंजे हो जाएगा 55, 5 हासिल लगे 5, 11 सत्ते 77, 77 में क्या जोड़ोगे? 5 कितने हो जाएंगे? 80 2 82। यो कहाँ दे रखा है? 825, देखो 825 यो दे रखा है ना, 825 कहाँ दे रखा है? यो दे रखा है। देखो इजीली हो गया ना, हो गया। अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यो रहेगा, देखो इतने क्वेश्चन, इतना समझाओ है ना, इतना समझाया तो इतना टाइम लगा है ना। देखो वर्ग के परिमाप का सूत्र यदि एक भुजा ए है तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, क्या बताना है? परिमाप बताना है, वर्ग का परिमाप। वर्ग जानो कैसा होगा? बिल्कुल चौफड़, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप कहते हैं ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली पूरी दूरी को कवर करना। तो ए क्या है? एक भुजा, ये हो जाएगी एक भुजा, ये हो जाएगी एक भुजा, ये हो जाएगी भुजा। अब इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? एक तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर कितनी ए? आप कहोगे 4a भैया, ये बन गया तुम्हारा परिमाप। तो परिमाप कहाँ आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हो गया ना इजीली। यो करता है स्क्वायर, तो स्क्वायर तुम्हारा जो आता है क्षेत्रफल निकाल के थे, है ना, तो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है ना, होता है क्षेत्रफल वाला, वही हो जाएगा। बस इतना इजी था। अगले बढ़ते हैं। यदि क्या रखा है 3:7 बराबर दे रखा है 29:x, तो x का मान क्या होगा? इसे कैसे निकालोगे? तो ये दे रखा है, यूँ लिख लो 3/7 लिख लो, बराबर में कितना हो जाएगा? 30 9 39, 39/x लिख दो, बस। इससे हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई, ये तो हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी इस प्रकार से। ये इधर पहुंच जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई कितना? 3 9 दे रखा है ना, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये 7 चला जाएगा इधर, तो यह क्या जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 9 मल्टीप्लाई 7/3, ये हो जाएगा नीचे ये वाला, ठीक है। तो इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 एकम 3, 3 3 13 7 91। कहीं दे रखा है 91, देखो कहीं दे रखा है 91, बिल्कुल दे रखा है, ये दे रखा है, यहीं पर 91 दे रखा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इजीली था, कर दिया ना, इजीली था, कर भी दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या पूछा गया था आपका। नेक्स्ट इक्वेशन इस प्रकार से होता है, कह रहा है यदि 2y - 4x - 24 बराबर y + 2x बराबर 7, तो x y का मान ज्ञात करो। कुछ ना करना है, इसे 1 मान लो, इसे मान लो 2, और x y का मान ज्ञात कर लो। यहाँ हो जाएगा देखो 2y माइनस कितना हो जाएगा? 4x बराबर कितना हो जाएगा? 24। ये दे रखा है y प्लस दे रखा है तुम्हारा 3x बराबर कितना हो जाएगा? 7। ये हो जाएगी समीकरण 1, ये हो जाएगी समीकरण 2, उससे हल कर दो। ये क्या आ जाएगा? देखो माइनस प्लस दे रखा है इसमें, है ना। तो ऐसा करो, ऐसा करो, एक का ज्ञात कर लेंगे तो आंसर आ ही जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम किसका ज्ञात कर लें? हम ऐसा कर ले हैं कि माइनस प्लस दे ही रखा है तो इन्हीं को काट लेते हैं। ऊपर क्या कर देते हैं? 3 से मल्टीप्लाई, नीचे कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, कर देते हैं ना, कर देते हैं, बिल्कुल सही है। ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा। यो यार बहुत गड़बड़ हो रही है तो, है ना, रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है।
हाँ तो भाई कौन सा था, यही था है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो इससे कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई, इससे कर देंगे 4 की, क्योंकि अपोजिट करते हैं ना, करते हैं काटने के लिए, बिल्कुल सही है। कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 बाई हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, इससे करेंगे तो 3 चौक 12, 12x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यूँ कर लो 3 चौक 12, 24 तियाँ कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा ना, तो 72 हो जाएगा, 24 तियाँ 72 है ना, बिल्कुल सही है। अब इसको करेंगे 4 से कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 बाई हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12x हो जाएगा, बराबर 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब यो से यो कट जाएगा तुम्हारा, ये प्लस किधर रखेंगे, तो कट जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 2y, बराबर कितना बचेगा, इसमें से घटाओगे तो 12 में से 8 का बचा कितना 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 में से 2 के बचा कितना 4, और बटे कितना हो जाएगा 2, यू वाला चले जाएगा नीचे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब ये होता है x बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर आपका हो जाएगा तुम्हारा 22, कौन सा हो जाएगा, बाई बराबर 22 हो जाएगा भाई, बाई बराबर आपका हो जाएगा 22। तो यो कैसे आ गया भाई यार, 72 में जाएंगे ना, 24 तियाँ 72, सही है यार, 22 हो जाएगा। ये तो गड़बड़ दे रखा है लगता है इसमें। 2y, ऐसा करो रुको, ठीक है ऐसा करो, दोबारा करते हैं, ऐसे गड़बड़ क्यों हो गया यार। ये रखा है देखो 2y माइनस 4x बराबर 24, ये दे रखा है y माइनस 3x बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7। यार मैं सही कर रहा था। ऐसा करो, यहाँ कर दो 1 से, यहाँ कर दो 2 से, बायो काट लेना है साले को, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2y माइनस हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 24, है ना, 24 हो जाएगा 24। इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2y प्लस प्लस दे रखा है ना यहाँ पे, ये प्लस दे रखा है, तो प्लस बराबर क्या होता हो जाएगा 2 3 6x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 7 दूनी 14। अब कर लो सर, ठीक है, यू माइनस हो जाएगा, यू माइनस हो जाएगा, यू माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का, माइनस को हो जाएगा 6 4 10, माइनस के 10x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ घट जाएंगे, ठीक है। फिर तुम्हारे तो कितने बचेंगे यहाँ पे, यहाँ बचेंगे 10, और ये x बराबर कितना हो जाएगा 10/10 हो जाएंगे, तो कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो माइनस का 1 इसमें दे रखा है, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई देखो नो कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा था, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वर्गाकार खेत ये होता है वर्ग, होता है ना, बताया था आपको। ये कह रहा है वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप, मतलब ये वाला ये वाली ये वाली ये वाली कितनी है, ये तुम्हारी हो जाएगी 240। बताया था ना, कौन सा बताया था, 4a बताया था मैंने अभी आपको, ऊपर सूत्र ही पूछा था उसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बराबर दे रखी है 240, तो a बराबर कितने है, 4 छंग 24 60 हो जाएगा ना, हो जाएगा a बराबर हो जाएगा ना, ये 4 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 छंग 24, तो a बराबर कितना हो जाएगा 60। अब वो कह रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर करना, हमारा क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर करना। तो 6 छंग कितनी हो जाएगी 36, और 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे, तो कितना 36 तो हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। इजीली था, आराम से कर सकते थे। अगले बढ़ते हैं, देखो ये वाला कह रहा है, यदि बहुलक a बराबर इतना तथा b बराबर इतना तो इसका मान क्या होगा। एक बात बता दूं, एक तो होता है इस प्रकार से करा हुआ, एक होता है इस प्रकार से करा हुआ। इस प्रकार से दे रखा है तुम्हारे लिए, इस प्रकार से मतलब क्या होता है, पहले इस बार का बता दूं। एक ये मतलब क्या होता है, अगर मैंने 2 समुच्चय दे देगा, ए वाला एक समुच्चय दे देगा 3 1 3 5 8 ये दे देगा, और एक समुच्चय बी दे देगा तुम्हारा 1 3 8 10 11 ये दे देगा तुम्हारे। इस प्रकार से अब बताना है तो बीच में लगा देगा कि ए और ये वाला बी तुम ज्ञात करो। तो क्या करोगे, मतलब जो मिलता हो, जो इन दोनों में मिलता हो वही हमारा हो जाएगा इसका। तो 1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है इसमें तो 1 उतार लो। 3 मिल रहा है भी इसमें 3 उतार लो। और क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा, 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, भी मिल रहा है दोनों में। बस ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर इस वाले का। अगर वो यहीं इसको अपोजिट कर देता इस प्रकार से, इसे अपोजिट कर देता तो कौन सा होता, इन दोनों में ये वाला, सॉरी है ना, इसी प्रकार से हो जाएगा ना। नहीं थोड़ा रुक गया,
यार थोड़ा सा गलत कर दिया ये तो मैंने फिर से, है ना। देखो यहाँ पर अभी बताना, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर दे रखा था 1 3 8 5 इस प्रकार दे रखे हैं, और बी बराबर क्या दे रखे हैं 3 1 8 और 11 और 10 दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ठीक है। तो पूछता तुमसे कि ए और ऐसा और v बराबर बता लो क्या होगा, ये वाला इस प्रकार चिन्ह देता है ऊपर वाला। तो क्या होगा, मतलब उसमें जो मिलते हों वो भी उतारना है, जो मिलते हों, मैंने सही किया यार, जो मिलते हैं वो भी उतारना है। मतलब 1 मिल रहा है अभी 1 मिल रहा है, 1 उतार लिया, 3 मिल रहा है 3 मिल रहा है 3 उतार लिया, 8 मिल रहा है 8 मिल रहा है 8 उतार लिया, जो ना मिल रहा है वो भी उतार लो, 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस ये तुम्हारा हो गया सम वाला, है ना, ये हो गया ऊपर वाला। अगर यही बात कहता नीचे वाला ज्ञात करो, तो नीचे वाला मतलब क्या होता है, जो मिलते हों सिर्फ वही उतारना है, जो मिलते हों वही उतारना है। तो एक 3 मिल रहा है 3 मिल रहा है भाई, है ना, 1 मिल रहा है 1 मिल रहा है भाई, 8 मिल रहा है 8 मिल रहा है, बस यही आंसर हो गया तुम्हारा, है तो, है ना, यही आंसर हो गया बस। अब इसमें देख लो कौन मिल रहा है, कौन जो मिलता है वही तुम्हारा आंसर है। 4 मिल रहा है ना मिल रहा है, क्योंकि नीचे वाला दे रखा है तो जो मिलता है वही आंसर। 4 मिल रहा है ना मिल रहा है भाई, 5 मिल रहा है 5 ना मिल रहा है भाई, 6 मिल रहा है 6 ना मिल रहा है, 7 मिल रहा है 7 ना, कोई भी ना मिल रहा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आंसर, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट इक्वेशन वाला, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो चाल बराबर बताया ना, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय होगा है, क्या होगा है, दूरी बट्टे समय होगा है चाल बराबर। तो मैं क्या कर लूँगा, मैं कुछ ना करना है, दूरी लिखना समय लिखना। दूरी मेरे पास कितनी है, दूरी दे रखी है 140, किस में, मीटर में, और समय मेरा कितना दे रखा है 12, किस में दे रखा है, सेकंड में। यो मेरा कहा भाई मीटर प्रति सेकंड निकल का भाई, और ज्ञात किस में करने हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में करने हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने को क्या कहूँ मैं, तो लगा दूंगा भाई 18/5, 18/5 लगाते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, और मीटर प्रति सेकंड में क्या करें 5/18 लगाते हैं, ये तो लगाते हैं। तो मैंने भैया किलोमीटर चेंज में करने के लिए लगा दिया 18/5 कर दो। यो काटा है 3 से, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 5 3 छक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर काट दूँ 2 से, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से काट दूँ फिर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। थोड़ा सा रुको यार, हाँ तो भाई क्या हो जाएगा, देखो इतना हो गया था ना हमारा, इतना हो गया था बिल्कुल, इतना हमने कर लिया था। ये काटेंगे 2 से, 2 सत्ते क्या जाएगा 14 हो जाएगा, यूँ कितना जाएगा 17 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब क्या करें 5 से काट दें, 5 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 एकन 5 पे जाएगा, 55 25 जाएगा, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 15 सत्ते, सॉरी रुको यार, ये 15 हो जाएगा, 15 तियाँ यार, 15 तियाँ ना, 15 तियाँ कितने हो जाएंगे, 15 तियाँ नहीं यार, गड़बड़ हो रही है काटने में थोड़ी सी, ठीक है, गड़बड़ क्या हो गई काटने में हो गई। 140 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18/5 घंटे में चेंज करेंगे। ये से काट दो 2 से, 2 तियाँ कितना, 2 चौक 2, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 3 चौक 12 है ना, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 5 3 छक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 से काटूंगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तियाँ कितना जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 17 पे जाएगा, 70 पे, है ना। 5 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 एकन 5 जाएगा, बचेगा 2 55 25 जाएगा, है ना। और 15 तियाँ कितने होते हैं भाई, 15 तियाँ 45 होते हैं भाई, 15 तियाँ 45 होते हैं भाई, ये गड़बड़ दे रखा है इसमें, ठीक है, ये गड़बड़ दे रखा है इसमें कहीं, 15 तियाँ 45 होते हैं, इसका कौन सा जाएगा 45 किलोमीटर आंसर आना चाहिए था, 45 किलोमीटर आंसर आना चाहिए था, है ना, बिल्कुल 15 किलोमीटर इसका आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। तो फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, सारे के सारे हमने कवर कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, घनी बढ़िया लगी हो तो और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, 2 बार लाइक मत करना वरना हट जाएगा लाइक वाला, ठीक है, बटन। तो भाई क्या हो जाएगा, ये आर्मी वाला हमने देख लिया, और हमारे क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा आर्मी वाला हमारा कौन सा जाएगा 5 बार प्रैक्टिस सेट था। तो भी आगे और भी मिलते रहेंगे। अब हमारे लेक्चर बाय लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, प्रत्येक दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा। कितने क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का लेक्चर मिलेगा। मैथ वाला कौन सा मिलेगा भाई, मैथ वाला मिलेगा। तो कल भी मैथ को मिलेगा, परसों भी, कल भी मिलेगा, परसों मिलेगा, कल रोज मिलेगा, तो प्रत्येक दिन मिलेगा मैथ वाला, ठीक है, एक लेक्चर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, धुआंधार ट्रिक वाली समझाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत। अदरवाइज देखना है जो 4 प्रैक्टिस सेट हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
जय हिंद, जय भारत।